अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रोल ऑफ़ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर लाइट का क्या रोल होता है, लाइट का क्या किरदार होता है। हमने ये तो देखा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट को यूज़ किया जाता है और ग्लूकोज बनाया जाता है, या प्लांट्स अपनी फूड बनाते हैं और ये फूड यही ग्लूकोज होता है। और अगर हम स्पेसिफ़िकली बोलें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज़ किया जाता है लाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। और इस लाइट को कैप्चर करने के लिए, इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इन सब कंपोनेंट्स का, इन सब रिएक्टेंट्स का रोल देखना है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रोल देखना है, वाटर का रोल देखना है, पिगमेंट्स का रोल देखना है, और ये भी देखना है कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर और वो फोटोसिंथेसिस में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। तो आज जो हमने रोल पढ़ना है वो है लाइट का, यानी इस लाइट के अंदर ऐसा क्या होता है कि प्लांट्स इसे यूटिलाइज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। और दूसरी चीज़, इस लाइट की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़, प्लांट्स इस लाइट को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम लाइट की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम सनलाइट की बात कर रहे होते हैं। और ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक टाइप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और भी बहुत सारी हैं, उसी तरह से लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स दोनों होती हैं। इनकी डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच हैव बोथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी उनके अंदर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप है। और दूसरी चीज़, ये लाइट रेडियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। रेडियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, यानी वो एनर्जी जो वेव्स में ट्रैवल करे। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है, लाइट के अंदर जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स में ट्रैवल करती है, और एनर्जी के उन पैकेट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी के उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। इसी तरह से जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके अंदर एनर्जी इसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जिस तरह से लाइट के अंदर प्रेजेंट होती है उनके अंदर भी एनर्जी उसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और किसकी कितनी एनर्जी होती है वो हम डिस्कस करेंगे, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी एनर्जी होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये रेडियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कुछ पैकेट्स में ट्रैवल करती है, और उन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटॉन्स। इसी हिसाब से कहते हैं कि इस लाइट की ड्यूल नेचर होती है, एक वेव नेचर होती है, दूसरी पार्टिकल नेचर होती है या फोटॉन नेचर होती है। और यही जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं या फोटॉन्स होते हैं, एक फोटॉन उस तरह से वेव में मूव करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी ड्यूल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। उसी तरह से हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये फोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लाइट को डिस्कस करें तो आपने इसके हवाले से ध्यान में रखना है कि इसकी क्या है, ड्यूल नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। और इसके बाद तीसरी चीज़, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बनाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ग्राफ सा होता है, एक टेबल सा होता है जो हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बता रहा होता है उनकी वेवलेंथ के साथ। ठीक है, तो ये सारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमें बता रहा है उनकी वेवलेंथ के साथ। जैसे ये सबसे पहले है गैमा रेज, उसके बाद एक्स रेज, यूवी रेज, इसके बाद यहाँ पे ये लाइट आ गई, इसके बाद इंफ्रारेड रेज, रेडार, एफएम, ये सारी डिफरेंट क्या आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। और इनकी जो एनर्जी हमने पीछे देखा था कि एनर्जी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो किसकी है, गैमा रेज की। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, यानी गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज। इस तरह से ये ऊपर क्या बता रही है, वेवलेंथ बता रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गैमा रेज की, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इनकी है। तो हमने देखा था पीछे कि एनर्जी किन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है,
तो जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पोर्शन है जो हमारी आँख के लिए विजिबल है। बाकी जितने भी पार्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वो इनविजिबल हैं, हमारी आँख उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है जिसे हमारी आँख देख सकती है और वो वही लाइट है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, और उस लाइट को हम विजिबल लाइट भी कहते हैं। विजिबल लाइट मतलब इस छोटे से पोर्शन को हमारी आँख देख सकती है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। और इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के दरमियान। ये इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। यानी ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर जो भी वेव्स होती हैं वो सारी कौन सी हैं, विजिबल लाइट के अंदर आती हैं। और इस विजिबल लाइट के 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या 7 डिफरेंट कलर्स हैं और उनकी भी डिफरेंट वेवलेंथ है। तो इसमें 7 डिफरेंट कौन कौन से कलर हैं, इसको आप इस तरह से ध्यान में रखिएगा। विबग्योर, VIBGYOR, सबसे पहले वायलट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं विजिबल लाइट के, या ये 7 डिफरेंट कलर्स हैं विजिबल लाइट के अंदर। और इसमें जो वायलट है उसकी वेवलेंथ होती है या उसकी रेंज होती है 380 से 425 तक, और इसके बाद 425 से 445 तक इंडिगो होती है, 445 से 520 तक ब्लू, 520 से 565 तक ग्रीन, 565 से 590 तक येलो, और 590 से 625 तक ऑरेंज, और एंड पे 625 से 750 तक रेड। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं विजिबल लाइट के। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी एनर्जी उनके वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह से ये जो लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनकी एनर्जी भी इनकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे यहाँ पे देखें तो सबसे लोअर जो वेवलेंथ है वो किसकी है, वायलट वाली की, और सबसे ज़्यादा रेड वाली की है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम वेवलेंथ वाले की। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी उससे कम, फिर इसकी उससे कम, इस तरह से कम होती जाएगी, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो इन सब से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये विजिबल लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल A, B, डिफरेंट पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, या एल्गी वगैरह के अंदर, जो इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसा कि इस विजिबल लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उस तरह से डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब एक पिगमेंट है क्लोरोफिल A, तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सातों के सातों कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करे। ये क्लोरोफिल A, इसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो रेड वाले रीजन में होती है और वायलट ब्लू वाले रीजन में होती है। ठीक है, इस रीजन में और इस रीजन को ये एब्जॉर्ब करता है, ये वाला पिगमेंट क्लोरोफिल A। ठीक है, बाकी ये वाले जो पिगमेंट्स हैं, बाकी ये वाले जो कलर्स हैं, ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, उनको ये क्लोरोफिल A एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इस तरह से जो हर एक पिगमेंट है उसका एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रीजन है, यानी हर एक पिगमेंट विजिबल लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को या डिफरेंट पार्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमने क्लोरोफिल A को डिस्कस किया, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ना सिर्फ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि डिफरेंट अमाउंट में भी एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि क्लोरोफिल A है वो भी वायलेट और ब्लू वाले रीजन से थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और इसी तरह से क्लोरोफिल B भी इस वाले रीजन से एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि क्लोरोफिल A हो सकता है 80% ब्लू वाली को एब्जॉर्ब करे, और क्लोरोफिल B हो सकता है 60% ब्लू वाली को एब्जॉर्ब करे। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्लोरोफिल B 80% इस ब्लू वाले रीजन को एब्जॉर्ब करे और क्लोरोफिल A 60% इस ब्लू वाली कंपोनेंट्स को या इस ब्लू वाली विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो इस तरह से डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ये डिफरेंट अमाउंट में होती है, ये डिफरेंट परसेंटेज में होती है। तो इस तरह से क्योंकि प्लांट्स के पिगमेंट्स
डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसी तरह से जो जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी उसका फोटोसिंथेसिस के अंदर उतना ज़्यादा रोल होगा। इनविजिबल लाइट का या इनविजिबल लाइट के ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनका हम फोटोसिंथेसिस में रोल कैसे पता चला सकते हैं? इनका रोल हमें पता चलता है एक ग्राफ से। उस ग्राफ को हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ होता है जो हमें क्या बता रहा होता है? डिफरेंट विजिबल लाइट के कंपोनेंट्स का फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल। यानी वायलेट वाली लाइट फोटोसिंथेसिस के अंदर कितनी इन्वॉल्व है, इंडिगो वाली कितनी है, ब्लू वाली कितनी इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कौन बता रहा होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम। तो अभी हम इस एक्शन स्पेक्ट्रम को देखते हैं। अब ये देखें, ये एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ है वेवलेंथ ऑफ लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के दरमियान। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एक्शन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के दरमियान एक ग्राफ होता है। और यहाँ पे देखें कि ये सबसे पहले कौन सी वाली है? वायलेट, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे पहले हम देखें वायलेट और इंडिगो वाले रीजन में वायलेट थोड़ी कम इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, इसके बाद इंडिगो और ब्लू वाला रीजन ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसके बाद ग्रीन और येलो वाला रीजन बहुत कम फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और इसके बाद ऑरेंज और रेड वाले रीजन में भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। तो ये एक ग्राफ होता है जो किसका बता रहा होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बता रहा होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स फोटोसिंथेसिस में कितना इन्वॉल्व होती हैं। तो इस सेक्शन स्पेक्ट्रम के मुताबिक ऑरेंज रेड वाला रीजन और वायलेट ब्लू वाला रीजन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारे पिगमेंट्स इस रीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए बी भी इस रीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड वाले रीजन को, और इसी तरह से बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स भी इस वाले रीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो रीजन होता है ग्रीन येलो वाला रीजन, क्लोरोफिल ए और बी इसको एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि इसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, और बहुत कम पिगमेंट इस वाले रीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? कम है। तो ये हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम। इसका पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि हमें क्या बता रहा होता है कि डिफरेंट लाइट के कंपोनेंट्स का फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रोल होता है। और दूसरा पार्ट कि ये ग्राफ होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के दरमियान। और तीसरा पॉइंट इस सेक्शन स्पेक्ट्रम का ये होता है कि हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे अब मैं कहता हूँ कि ये एक प्लांट है, प्लांट्स के अलावा हम बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म को जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये एलजी है, इस एलजी के ऊपर पहले ब्लू लाइट फेंकेंगे, ठीक है, और ब्लू लाइट फेंक के यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर करेंगे। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर करते हैं? बाय हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूटिलाइज्ड, हाउ मच ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड, और कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, यानी कितना ग्लूकोज बना और कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ हुई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुई। इन सब चीज़ों को मेजर करके हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर कर सकते हैं। फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करके हम ऐसे ग्राफ में पुट कर सकते हैं कि यानी जब वायलेट वाली लाइट फेंकी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना था, इंडिगो वाली में कितना था, ब्लू वाली में कितना था। तो इस तरह से हम एक्शन स्पेक्ट्रम में उस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पुट करके बता सकते हैं कि डिफरेंट विजिबल लाइट के कंपोनेंट्स का फोटोसिंथेसिस के अंदर कितना रोल होता है। तो ये डिफरेंट टर्म्स होगी। इसके बाद एंड पे जो हमने डिस्कस करना था वो ये था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट किस तरह से इन्वॉल्व होती है। ये तो हमें पता चल गया कि इस लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के अंदर एनर्जी होती है और उन्हीं फोटॉन्स को प्लांट्स यूज़ करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है केमिकल एनर्जी बनाने में। केमिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? ग्लूकोज के अंदर। तो इस लाइट के अंदर एनर्जी होती है जिसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अब प्लांट इसे कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो हम देखते हैं। अब जैसा कि हमें पता है प्लांट्स के अंदर फोटो सिस्टम होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? फोटो सिस्टम के फॉर्म में। और जब लाइट इन फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ती है, जब फोटान इन फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ते हैं तो फिर क्या होता है? यहाँ से फोटो सिस्टम के जो एटम्स होते हैं उनसे क्या रिलीज़ होते हैं? इलेक्ट्रॉन। फोटान की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से क्या रिलीज़ होते हैं? फोटान, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फोटान
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होंगे, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेके जब यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन मतलब यहाँ पे कुछ कैरियर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रैवल करवाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल होते हैं तो उसी दौरान इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बनाई जाती है। एटीपी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। और ये एटीपी बनती है कीमियो ऑस्मोसिस मैकेनिज़्म के ज़रिए। और इस कीमियो ऑस्मोसिस मैकेनिज़्म को हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसी तरह से फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट पड़ती है या फोटॉन पड़ते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज़ किया जाता है NADPH बनाने के लिए। यानी ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? NADPH के अंदर। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ATP और NADPH बनता है। और फिर ये ATP और NADPH क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में बनते हैं, ये ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में बनते हैं और फिर डार्क रिएक्शन होता है। और उस डार्क रिएक्शन में इस एनर्जी को यानी ATP को और इस हाई इलेक्ट्रॉन कैरियर को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर को NADPH जिसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर स्टोर कर लिया, इनको यूटिलाइज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में। और क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है या फूड बनाई जाती है। तो इस तरह से ये हमने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। हमने ये देखा कि लाइट के अंदर होता क्या है, प्लांट इसे कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो एक दफ़ा हम रिवाइज़ करते हैं। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक टाइप है, रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसकी ड्यूल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है, यानी फोटॉन नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पोर्शन है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये जो छोटा सा पोर्शन है इसे हमारी आंख देख सकती है, इसी वजह से हम इसे विजिबल लाइट कहते हैं। और इस विजिबल लाइट की जो रेंज होती है, जो वेवलेंथ होती है, वो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। और इसके अंदर 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आ जाते हैं। और ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है विजिबल लाइट के, वो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और उनका फोटोसिंथेसिस के अंदर भी डिफरेंट रोल होता है। और हमने इन लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स का फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल देखा। और उस रोल को हम कैसे देख सकते हैं? बाय एक्शन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे एक और बात, जब यहाँ पे लाइट पड़ती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। यानी जब फोटॉन पड़ते हैं फोटो सिस्टम के ऊपर और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्साइट होते हैं फोटो सिस्टम से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। यानी लाइट पड़ने से क्या एक्साइट होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। तो ये हो गया रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस।